हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, इसलिए बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहनें। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। दूसरी लहर का खतरा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि खतरा टल गया है। इसलिए तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है और बचाव ये मास्क ही है, इसलिए मास्क जरूर पहने। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आ रही है धर्मांतरण के मामले से जुड़ी। यूपी और गुजरात एटीएस ने धर्मांतरण गिरोह को फंडिंग करने के एक आरोपी सलाउद्दीन को गुजरात से गिरफ्तार किया। सलाउद्दीन का धर्मांतरण के आरोपी उमर गौतम से फंडिंग का सीधा कनेक्शन सामने आया। आरोप है कि सलाउद्दीन ने विदेश से मिले फंड से करीब 30 लाख रुपए हवाले के जरिए वडोदरा से यूपी भेजे। यूपी एटीएस अब इस बात की जांच में जुटी है कि फंडिंग के अलावा उमर गौतम और सलाउद्दीन के बीच और क्या कनेक्शन है, जिसकी पूछताछ के लिए सलाउद्दीन को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया। तो धर्मांतरण के तार जो है वो अलग अलग जगहों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, पूछताछ हो रही है और सलाउद्दीन को 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया गया है। वहां पर उससे पूछताछ की प्रक्रिया आगे चल रही है कि ये तार कहां कहां जुड़े हो सकते हैं। हवाला से पैसे मिलने की बात भी सामने आ रही थी। 2 करोड़ रुपए अभी सामने आया है कि ट्रांसफर हुए हैं, लेन देन हुआ है। अब ये कहां कहां से हुए हैं, दोहा, कतर, ये अलग अलग जगहों, अबू धाबी, ये नाम अभी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान से भी इसका कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जांच एजेंसियां जो हैं वो इस पर युद्ध स्तर पर जांच कर रही हैं। दो सहयोगी इस वक्त साथ हैं। अजीत कुमार लखनऊ से हमारे साथ हैं और जनक दवे अहमदाबाद से हमारे साथ हैं। सबसे पहले जरा जनक का रुख कर लेते हैं। जनक, किस तरीके की जानकारियां मिल रही हैं, जरा जल्दी से बताइए। देखिए, यूपी एटीएस लंबे समय से इस मामले में धर्मांतरण का जो मामला था उसमें काम कर रही थी और उसके बाद उन्हें ये जानकारी मिली थी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है किसी भी साजिश में वो फंडिंग का होता है। तो जो फंडिंग की ट्रेल को जब उसको खंगाला जा रहा था तो उसके कनेक्शन सीधे सीधे गुजरात आकर मिले और गुजरात में भी उस व्यक्ति के नाम के साथ जो सलाउद्दीन नाम है वो उमर गौतम की पूछताछ में जब सामने आया तो यूपी एटीएस ने, यूपी पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया और गुजरात एटीएस ने बाकायदा हेल्प करते हुए उसे लिफ्ट करने में मदद की। तो बेसिक गुजरात एटीएस का काम यही था कि जो यूपी एटीएस की जानकारी थी उसके मुताबिक सलाउद्दीन को पकड़ा जाए। लेकिन सलाउद्दीन की पूछताछ जब यहाँ पर हुई तो कुछ काफ़ी चौंकाने वाले मामला सामने आया। उसे जो अरबसा नाम का यूके का जो एनजीओ है वहाँ से पैसे जो दिए जा रहे थे उसका वो बेजा इस्तेमाल करता था। दरअसल एनजीओ का काम ये था कि यहाँ पर जो भी मुस्लिम आबादी में जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ काम, उनको मदद हो सके, उनके ऑपरेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे फंड दिए जा रहे थे। जबकि ये सलाउद्दीन था, उस पर यह आरोप है कि उसने तकरीबन 30 लाख रुपये पिछले 1.5 साल में अलग अलग तरीके से ट्रांजैक्शन में हवाला के ज़रिए वडोदरा से यूपी भेजे और उसमें भी उमर गौतम ने इसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया। तो ये जब जानकारी सामने आई तो गुजरात एटीएस ने भी अपनी खंगालना शुरू कर दिया है और यूपी एटीएस को भी ये जानकारी मुहैया कराई गई है। उसके अलावा बाकी जो उसके यहाँ जो 2 NGOs थे उनमें भी किस तरीके का काम होता रहा उस मामले की जानकारी फिलहाल गुजरात एटीएस जुटा रही है। रही जरा आप साथ देखिए, धर्मांतरण मामले में गुजरात से गिरफ्तार सलाउद्दीन शेख की पासपोर्ट कॉपी सामने आई है, जिसके मुताबिक उसका पासपोर्ट 14 सितंबर 2020 को जारी किया गया है। पासपोर्ट में सलाउद्दीन का पता वडोदरा के फतेहगंज का है। पासपोर्ट में पत्नी का नाम फहमीना सलाउद्दीन शेख है। जनक, जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है और उमर गौतम से फंडिंग का सीधा कनेक्शन समझ में आ रहा है, अब इसके तार और कहां जुड़ रहे हैं? क्या गुजरात से ही कोई बड़ी गिरफ्तारी और हो सकती है और सलाउद्दीन के बारे में खास तौर पर और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, अब गुजरात एटीएस के लिए जांच का विषय ये बना हुआ है कि
सलाउद्दीन क्या अकेला था, क्या उसके परिवार में उसका जो बेटा है वो डॉक्टर है, तो उसको अलावा बाकी कोई लोग शामिल थे, वो अकेला इस तरीके से काम में शामिल नहीं हो सकता। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो FCRA के तहत जो विदेशी फंड जब यहाँ पर आता है तो कायदे कानून के मुताबिक आता है, तो जो UK का जो NGO वहाँ से पैसे जो भेज रहा था उसकी खंगाल की जा रही है कि वहाँ पर पैसे सऊदी से आ रहे थे, लंदन से आ रहे थे, ये कहाँ से पैसे आ रहे थे। और वो लोग भी, क्योंकि अब तक केवल आरोप फरा ये लगा है कि यहाँ पर सलाउद्दीन खुद अपने हिसाब से पैसे ट्रांसफर करता था, इसकी जानकारी शायद UK या उसके जो फंड देने वाले तो नहीं थी। लेकिन अब ये जांच की जा रही है कि वहाँ से जो पैसे भेजे जा रहे थे वो क्या इसी पर्पस से भेजे जा रहे थे, क्या UP से वडोदरा और लंदन का ये ट्रायंगल है, वहाँ से जो पैसे भेजे जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो गुजरात ATS और UP ATS की मदद से इस मामले में खंगाले जा रहे हैं। हो सकता है कि जो पैसों का जो ट्रेल है वो न कि केवल गुजरात तक सीमित रहता हुआ विदेशों तक फैले, और जो पैसे आ रहे थे बाकायदा एक सिस्टम के तहत आ रहे थे, उसका इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल कहेंगे जिसको, वो सही अर्थ में ना होते उसका इस तरीके से धर्मांतरण जैसी गतिविधियों में हो रहा था, तो एक साजिश के तहत हो रहा था। तो बाकी कौन कौन लोग विदेशों में शामिल है उसकी पड़ताल फिलहाल गुजरात ATS की ओर से की जा रही है। रहिए जरा सा, देखिए वहीं आरोपी उमर गौतम की पुलिस रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ गई है। ATS 3 दिन के रिमांड के दौरान उमर गौतम से पूछताछ करेगी। UP ATS जबरन धर्मांतरण के मामले में सबसे पहले उमर गौतम और जहांगीर को गिरफ्तार किया गया था और UP ATS इन दोनों को रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ कर रही है। इसके आधार पर ATS ने उनसे जुड़े लोगों की सूची तैयार की है। UP ATS उमर गौतम के 150 साथियों की तलाश में भी है। सोमवार को UP ATS ने धर्मांतरण मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें बाल कल्याण मंत्रालय का इंटरप्रेटर इरफान ख्वाजा खान और अपना धर्म परिवर्तन कर चुके 2 मूक बधिर राहुल भोला और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान शामिल थे। अजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, आज देखिए सलाउद्दीन जिसकी गिरफ्तारी गुजरात से हुई है उसको लखनऊ भी लाया जा रहा है, वो कब तक मुमकिन है और किस तरीके के तार अब अलग अलग जगहों से जुड़ते नजर आ रहे हैं और कितनी गिरफ्तारियां अभी तक हो पाई हैं? देखिए बिल्कुल अर्पिता, ये छोटा मोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। कल गुजरात और UP ATS ने जो सलाउद्दीन की गिरफ्तारी की है उसके सीधे लिंक उमर गौतम से है। और आपको बता दें कि कानपुर से बड़ा अपडेट है धर्मांतरण को लेकर, जहां पर 8 लोगों को UP ATS ने चिन्हित किया है, जिसमें से 2 मौलवी शामिल हैं। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं हमारे कि उसमें से 2 जो मौलवी हैं उनको ATS ने अरेस्ट कर लिया है, यानी हिरासत में ले लिया, उनसे पूछताछ कर रही है। इन लोगों के टारगेट पे अकेले कानपुर में 50 लोग ऐसे थे जिनको ये धर्म परिवर्तन कराना चाहते थे। तो ये बड़ी पूछताछ ATS की चल रही। दूसरी सलाउद्दीन को लेकर ATS लखनऊ ला रही है और लखनऊ मुख्यालय पर अब तक 30 से 35 लोगों को रखा गया। हालांकि वहां मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है, उस रोड को बाकायदा ब्लॉक किया गया क्योंकि ATS मुख्यालय पर लगातार पूछताछ की जा रही। और 30 से 35 संगठन है जहां पर उमर गौतम ने पैसा ट्रांजिट किया है या दूसरे माध्यम से वहां पहुंचा है, वह उनके संस्थापकों से, उनके जो टीचर्स हैं जो मूक बधिर बच्चों को पढ़ाते थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर का भी जिक्र उत्तर प्रदेश सरकार ने किया कि सिर्फ खाते में पैसा नहीं ट्रांजेक्ट हुआ है, कैश पैसा भी ट्रांसफर हुआ है। क्योंकि जिस तरह आतंकी संगठनों का नाम आ रहा था, विदेशी फंडिंग का नाम आ रहा था, अबू धाबी, कतर, रियाद, कई सारी स्टेट से, पाकिस्तान से पैसा आने की बात है। पाकिस्तान के एक संगठन का नाम तो कानपुर के जो प्रवक्ता हैं सूफी समाज के, उन्होंने सीधे तौर पर इस्लामिक दावा जो उसका भी, उस पर भी आरोप लगाया और बाकायदा एक ज्ञापन और एक शिकायत पत्र भी दिया है कि ये कानपुर में भी धर्मांतरण का काम कर रहे थे। तो पूरे देश में 24 राज्यों में, देश भर के 24 राज्यों में UP ATS छापेमारी कर रही। साथ ही UP के 32 के स्थान पर अब 35 जिले हो गए हैं जहां पर ये अपना दायरा UP ATS ने बढ़ा दिया है, यानी 3 जिले और उसमें शामिल कर लिए गए हैं जहां लिंक है। 150 से अधिक साथियों की तलाश उमर गौतम के और सलाउद्दीन और इरफान जैसे बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, यानी बहुत बड़ा गिरोह है, इंटरनेशनल गिरोह है, देश के अंदर और देश के बाहर। तो आप इसी से अंदाजा अर्पिता लगा सकती हैं कि कितना बड़ा मामला सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है, धर्मांतरण के जरिए इनकी बड़ी साजिश है, यानी बड़ी साजिश है, सौहार्द बिगाड़ना है, इसे मजहबी रंग देना है। 2022 का चुनाव आ रहा है, देश के अलग अलग हिस्से में जब चुनाव हो तो वहां सांप्रदायिक रंग देना है। इन सब को लेकर ATS बड़ी जांच कर रही है अर्पिता। जनाब देखिए, सलाउद्दीन और उमर गौतम के बीच फंडिंग का कनेक्शन सामने आ रहा है। किस जरिए ये फंडिंग हो रही थी, कितने तक की फंडिंग हुई थी, कोई जानकारी?
बिल्कुल, देखिए लाखों करोड़ों रुपए ट्रांजैक्शन वहाँ से होते थे जब इंटरनेशनली आपका ऑर्गेनाइजेशन काम करता हो। पर सवाल ये है कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा था। जो पैसे आ रहे थे वो सीधी चैनल में सरकार की नज़र के तहत FCRA जिसे उसके एक्ट के तहत आ रहे थे, उसकी निगरानी में आ रहे थे। इनकम टैक्स के अधिकारियों की भी उस पर नज़र रहती है, ED की नज़र भी रहती है। लेकिन उन पैसों को इस्तेमाल कहीं और तरीके से हो जा रहे थे और उसको कैश निकाल कर हवाला के ज़रिए यहाँ से भेजे जा रहे थे। जो ये पूरी माल प्रैक्टिस थी उस पर अब गुजरात ATS नज़र लगाए हुए है कि विदेशों से जो फंड आता था उसको बताया किसी और जगह के इस्तेमाल के लिए जाता था, जबकि उसका इस्तेमाल किसी और चीज़ के लिए होता था। तो ऐसे में सरकारी नियमों या सरकारी जो एजेंसीज हैं उनको गुमराह करने का भी मामला है कि इस तरीके से पैसे सही अर्थ में दिखाना और उसका इस्तेमाल भेजा करना। तो इसके अब खंगाल किया जा रहा है और सलाउद्दीन अकेला नहीं हो सकता, ये भी गुजरात ATS को पता है। ऐसे में और उसके साथ ही कौन कौन हो सकते हैं या इन NGOs में काम करते थे उन पर भी नजरें रखी जा रही है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जनक जरा रहिए आप। देखिए धर्मांतरण मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जांच में एक एक कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों से कनेक्शन इसके जुड़ रहे हैं। अब तो तार गुजरात से भी जुड़ गए हैं जहां सलाउद्दीन को पकड़ा गया है, फंडिंग की बात हुई है। और UP ATS के मुताबिक तो ये भी खबर है कि 8 कट्टरपंथी उमर गौतम के संपर्क में थे। इनमें 2 मौलाना भी बताए जा रहे हैं। अब ATS के रडार पर कानपुर के ये 2 मौलाना भी हैं। ATS के मुताबिक उमर गौतम की संस्था से जुड़े कट्टरपंथी कानपुर में धर्मांतरण के लिए लोगों की तलाश करते थे। ATS के मुताबिक ये कट्टरपंथी ज्योतिमुख मूक बधिर विद्यालय के छात्रों के अलावा लोगों को भी धर्मांतरण के लिए उकसाते थे। ATS का यह भी दावा है कि इन लोगों ने कानपुर के 50 से ज्यादा गरीब और मजदूर लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाया। ये लोग मजबूर और गरीब लोगों को रोजगार, शादी का झांसा देकर धर्मांतरण कराते थे। ATS के साथ क्राइम ब्रांच इन सभी लोगों की तलाश में जुटी है। धर्मांतरण रैकेट के कनेक्शन कानपुर से जुड़ रहे हैं। कानपुर का रहने वाले मूक बधिर छात्र आदित्य गुप्ता अब्दुल कादिर बन गया और रिचा माहिन अली बन गई। अजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, ये 8 कट्टरपंथी उमर गौतम के संपर्क में थे और अब 2 मौलाना भी बताए जा रहे हैं। वो 2 मौलाना कहां से जुड़े थे, उनके बारे में क्या जानकारी, क्या उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है? देखिए बिल्कुल इन मौलानाओं को पूछताछ के लिए नहीं बल्कि इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और UP ATF लगातार पिछले 3 दिनों से कानपुर में अलग अलग जगहों पे छापेमारी कर रही थी। जो हमारे पास जानकारी है इन 2 मौलानाओं को UP ATF ने हिरासत में ले लिया है। हालांकि अभी ATS की तरफ से कुछ बताया नहीं गया है क्योंकि जैसे ही वो उनकी गिरफ्तारी को शो करेंगे 24 घंटे के अंदर उन्हें अदालत में पेश करना होगा, रिमांड लेना होगा। तो पूछताछ जारी है। ऐसे 200 से अधिक लोगों को UP ATS अब तक पूछताछ कर चुकी है अलग अलग जगहों से। ये 8 कट्टरपंथी थे जो जहांगीर कासिम के माध्यम से उमर गौतम के टच में थे और बाकायदा लोगों को टारगेट करते थे, उनको चिन्हित करते थे कि हाँ ये हमारा शिकार हो सकता है, ये गरीब है, ये मुखबगीर है, ये विकलांग है, ये मजदूर है, ये गरीब महिला है। उसको टारगेट करते थे और धीरे धीरे ब्रेन वॉश करते थे एक गिरोह बनाकर कि अगले को पता भी नहीं चलता था कि उसका ब्रेन वॉश किया जाता था। और जब ये इसमें सफल हो जाते थे तब उसे धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते थे और उकसाते थे और कोई ना कोई लालच देते थे, लोभ देते थे, जबरन उनके ऊपर प्रेशर बनाते थे। तो जिस तरह से ये बड़ा गिरोह था जिसमें 2 मौलाना शामिल हैं जिनको ATS कहा जा रहा है कि ATS पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही 50 लोगों को इन्होंने कानपुर में चिन्हित किया था और इसकी सूचना बाकायदा उमर गौतम को दी गई थी। जिस इरफान की गिरफ्तारी हुई जो महाराष्ट्र के बीड़ का रहने वाला था अर्पिता, उसके लिंक कानपुर के इसी गिरोह से थे, उसी 8 कट्टरपंथियों के टच में था। इसीलिए उमर गौतम से सीधे उसकी बातचीत होती थी और बाकायदा उसको ट्रेस किया गया क्योंकि इसमें सिर्फ कट्टरपंथियों के साथ साथ जो और लोग शामिल हैं उनकी भी तलाश कर रही है ATS। और जो फंडिंग हो रही थी कैश के जरिए भी फंडिंग हो रही थी। कुछ जो मूक बगीर हैं या जो गरीब हिंदू परिवार हैं, महिलाएं, उनको ये कैश पैसा देते थे। ये बात भी ATS की जांच में सामने आया है कि हवाला, विदेशी फंडिंग के साथ साथ कई सारे इनके जो खतरनाक मंसूबे होते थे उसको लेकर भी अपनी ATS जांच बढ़ा रही है और लखनऊ के मुख्यालय पर अभी भी 3 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ की जा रही है। अर्पिता, जनक, देखिए 1-2 बार नहीं 5 बार वडोदरा से UP पैसे भेजने का आरोप सलाउद्दीन पर लग रहा है, जिसको फिलहाल अभी गिरफ्तार किया गया है। हवाला के जरिए ये पैसे भेजने के आरोप लग रहे हैं। इसके अलावा क्या किसी ट्रस्ट से जैसे उमर गौतम जुड़ा हुआ था वैसे सलाउद्दीन भी जुड़ा हुआ था? क्या ये भी कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था? जैसे खबरों में अभी जांच में सामने आ रहा है कि ये लोग कोडवर्ड के जरिए बात करते थे। क्या ऐसा कोई कनेक्शन मोबाइल फोन से या कुछ सामने आया हो अभी तक?
बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब एजेंसियां जांच करती है, हालांकि ये जो घटना है वो क्राइम हुआ है वो उत्तर प्रदेश में, गुजरात में केवल गुजरात एटीएस वो सपोर्टिव एजेंसी के तौर पे काम करी है। लेकिन जब मामले ट्रांजैक्शन की अल-फलाह, जो यूके का सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है, उसका जब नाम सामने आया तो गुजरात एटीएस भी अब सक्रिय हुई है। क्योंकि पैसे का ट्रांजैक्शन वो सबसे बड़ा मामला है कि वहाँ से किसी भी कोई भी क्राइम जब बड़ा होता है उसको साजिश के तहत जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो फंडिंग सबसे अहम होता है। तो गुजरात वो फंडिंग की जिम्मेवारी गुजरात में सलाउद्दीन के नाम पर थी और 30 लाख तक का पिछले 1.5 साल में तो सामने आ चुका है कि वहाँ से यूके से जो पैसे भेजे जा रहे थे वो यहाँ पर इस्तेमाल हो। लेकिन अब सारी बात, जैसे सलाउद्दीन यहाँ से उमर गौतम से जब संपर्क में था तो किन बातों को लेकर कैसे पैसे भेजता था वो हवाला के जरिए तो साफ हो गया, लेकिन कैसे ज़रूरत होती थी, कब डिमांड किए जाते थे, क्या कुछ बातें रखी जा रही, ये सारी चीज़ें हैं जो गुजरात एटीएस अब माइन्यूटली इस मामले में जांच कर रही है। न कि केवल सलाउद्दीन, बल्कि उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि सलाउद्दीन के साथ बाकी केवल अकेला सलाउद्दीन गुजरात में नहीं हो सकता। और क्योंकि यूके से जो फंड आ रहा है अल-फलाह फाउंडेशन से, वो यहाँ पर केवल सलाउद्दीन इस्तेमाल नहीं कर सकता, बाकी भी लोग होंगे जिसको ये जानकारी होंगी, वो लोग भी लिप्त होंगे। क्या यूपी की तरह गुजरात में भी ये तो मॉड्यूल इस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा था? ये सारी चीजें हैं। रोक रही हूं मैं आपको, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर घरेलू रसोई गैस से जुड़ी। न्यूज एजेंसी ANI की खबर है कि सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 834 रुपए 50 पैसे हो गई। दिल्ली में 19 किलो वाले व्यावसायिक सिलेंडर के दाम में भी 76 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अब इसकी कीमत 1550 रुपए पहुंच गई है। तो बड़ी खबर ये सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई, घरेलू रसोई गैस से जुड़ी हुई न्यूज एजेंसी ANI की ये खबर है कि सब्सिडी वाले जो घरेलू LPG सिलेंडर है उनकी कीमत में इजाफा हुआ है। 25 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और इसी के साथ साथ अब आपको LPG सिलेंडर की जो कीमत है जो अब बढ़कर 834 रुपए 50 पैसे हो गई है। यानी अब आप सिलेंडर लेने जाइएगा तो आपको 834 रुपए चुकाने होंगे। वहीं दिल्ली में 19 किलो वाले व्यावसायिक सिलेंडर के दाम में भी 76 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब इसकी कीमत 1550 रुपए पहुंच गई है। तो घरेलू सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं। सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी। और जरा बात अब कोरोना की भी कर लेते हैं, क्योंकि देश में कोरोना के मामलों में कमी आने के साथ ही लोगों ने कोरोना नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया। ताजा तस्वीर मुंबई के दादर मार्केट की है, जहां पर सब्जी मंडी में लोग जमकर कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं। सब्जी मंडी में आलम यह है कि भीड़ को न तो सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह थी, न ही मास्क लगाने की चिंता दिखी। लोगों की ये लापरवाही कोरोना को फिर से दावत देने जैसी है। लोगों को इस बात का भी अंदाजा है कि वो मास्क न लगाकर लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही न्यूज़ 18 का कैमरा दिखाई दिया, कुछ लोगों ने तुरंत अपने मुंह को ढकना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हालात इसी तरह के रहे तो एक बार फिर लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। कोरोना की तीसरी लहर आने को है, स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं। नियमों का सख्ती से पालन करवाने की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी नियमों की अनदेखी साफ तौर पे आपको मुंबई के इस दादर मार्केट पे दिखाई पड़ेगी। जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको लोग भीड़ के तौर पे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उनमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। सबसे अहम बात यह है कि कई लोग जो है नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। मास्क पहनना कंपलसरी किया गया है, लेकिन मास्क जो है वो चेहरे से नदारद ही रहता है। अब स्थितियां देखें, ये 3 लोग बैठे हुए साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ जाएंगे। बाजार में दुकान लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन अगर इनसे पूछ लिया जाए कैमरा देखते ही मास्क पहनना है, उससे पहले नहीं पहन सकते हैं। बात कर रहा था, लगा रहे थे, बल्ला कर सरक गया था, लिख रहा था। बताओ, अगर फिलहाल बात करें तो दादर मार्केट में नियमों को लेकर
सख्ती तो बरती गई है, लेकिन हालात जिस तरह के बने हुए हैं, दिल्ली के मार्केट में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, नियमों की अनदेखी, जिस तरह से मास्क न पहनना और हालात गंभीर हुए, उसकी वजह से वहां पर जिस तरह से बाजारों को बंद करवाया गया, उससे कम स्थिति, उससे गंभीर कम स्थिति जो है यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भी हालात कुछ वैसे ही हैं, नियमों की अनदेखी है, लेकिन प्रशासन जो है वो चुप बैठा हुआ है। फिलहाल तीसरी वेव आने को है, हालात बेकाबू हो सकते हैं, प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो कि मार्केट में, दादर के मार्केट में साफ तौर पे दिखाई पड़ती है। आशीष सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। तो ये मुंबई की तस्वीरें आपने देख ली। अब जरा देश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं और इसके लिए सीधे रुक कर लेते हैं। कुछ खास सहयोगी साथ हैं। प्रियंका कांडपाल, सदर बाजार दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त है। चंदन जजवाड़े लक्ष्मी नगर से, दिल्ली से ही हमारे साथ हैं। आशीष सिंह, दादर मंडी मुंबई से, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे वो लाइव जुड़ चुके हैं। भवानी सिंह, सिंधी कैंप जयपुर से हमारे साथ है और उससे थोड़ी देर में मनोज शर्मा भोपाल से भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जल्दी से पहले आशीष का रुख ही कर लेते हैं। आशीष, आप क्योंकि मुंबई में हैं, लोगों को क्या डर नहीं रह गया है? तीसरी लहर पर बात तो हो रही है और चिंता भी है, क्या वो चिंता सड़कों पर लोगों के बीच में नजर आ रही है क्या? जी, अभी भी दादर मार्केट में ही हूँ। मार्केट जो है वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है, लेकिन लापरवाही का आलम यहाँ पे देखें। ये मास्क देखते ही, मास्क उतारते क्यों हो जो बार बार लगातार कहा जाता है, जवाब नहीं देंगे। इसी तरह के लोग भी देखें, आप ये देखें, बिना मास्क के ही सब्जी लेने निकल चुके हैं ये महोदय। भाई, ओ भाई, मास्क क्यों नहीं पहन रहे? कान पे लटका हुआ है आपके। ये तो आलम है, मास्क कहाँ है खुद का पता ही नहीं है। और ये अभी जो मार्केट थोड़ा हटाया गया है उसके बाद की स्थिति है। और सबसे अहम बात, जिनको देखोगे वो लोग कैमरा देखते ही मास्क पहनेंगे, उससे पहले मास्क पहनने की जहमत उठाने की जरूरत इनको नहीं लगती। तीसरी लहर आने को है, जिस तरह से हालात गंभीर हैं, जिस तरह से दिल्ली में जो है कार्रवाई हुई है, उसके बावजूद भी दादर मार्केट का ये हाल जस का तस बना हुआ है। लोग लापरवाही करने से चूक नहीं रहे, चाहे कितनी भी जो है उन्हें हिदायत दी जाए, कितनी भी नसीहत दी जाए, कितनी भी जो है कड़े नियम बनाए जाए। ये लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो जो है नियमों का पालन किस तरह से करें। रहिए जरा आप साथ। देखिए, लॉकडाउन जैसी सख्तियों में ढील मिलने के बाद कई शहरों में लोगों ने कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट में तो खरीदारी करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और इस दौरान वहां कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, लोगों ने मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझा। लक्ष्मी नगर मार्केट में भीड़ की तस्वीर वायरल होने के बाद प्रशासन एक्शन में आया और जांच के बाद लक्ष्मी नगर और आसपास के सभी बाजारों को बंद करने का फैसला लिया गया। डीएम ने महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए लक्ष्मी नगर और आसपास के कई बाजारों को 5 जुलाई रात 10 बजे तक बंद कर दिया और इसी के साथ साथ लोगों को निर्देश दिया है कि अगर और भी मार्केट में ऐसी ही तस्वीर आई तो उन्हें मार्केट बंद करना पड़ेगा। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ सदर बाजार से हैं। प्रियंका, देखिए, हमने लक्ष्मी नगर की मार्केट तो देखी, भीड़ थी, बंद हो गई। आप सदर बाजार में, वहां से क्या तस्वीर है? मैं आपको पहले तो सीधी तस्वीर दिखाती हूँ, अपने कैमरामैन को कहूँगी कि वो सीधा आपको तस्वीर दिखाएं कि सदर बाजार के क्या हालात हैं। पीछे आप देखें कितने सारे लोग खड़े हैं और एक ने भी मास्क नहीं पहना है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिनके मास्क थे उनके नीचे थे, अब जो देख रहे हैं वो मास्क ऊपर कर रहे हैं, पहन रहे हैं। तो ज़रा इनसे बात करने की भी कोशिश कर लेते हैं। भैया, मास्क ये नीचे रखा हुआ है, क्यों नहीं ऊपर पहना हुआ? कोरोना खत्म हो गया? नहीं, कोरोना खत्म नहीं हुआ। तो फिर मास्क लगा रहा है। ये तो अभी लगाया ना, आपने भी अभी लगाया। हाँ, क्या मास्क पहनने में थोड़ा सा सांस सा घुटा है ना, तो जरा नीचे कर लें कभी कभी। भैया, अब तो 1.5 साल हो गया, अभी भी सांस घुट रही है। हाँ, आपने भी अभी लगाया? हाँ जी। तो आपने मास्क लगाना पसंद नहीं करते या लगता है कि अब होगी नहीं? फूलने लगती है, मास्क तो लगाना, सांस फूलने लगता है, इसलिए थोड़ा खुला रखना पड़ता है। अच्छा, और वो इतने सारे लोग आप साथ खड़े हैं और बिना मास्क पहने तमाम लोग यहाँ एक साथ खड़े हुए हैं, काम के लिए आए हैं लेकिन मास्क पहने बिना आए हुए हैं। तो ये तो मैंने आपको शुरुआती तस्वीर सदर बाजार की दिखाई, क्योंकि मार्केट अभी खुली नहीं हुई है। लेकिन इसी तरीके की तस्वीर में अगर आपको दूसरी तरफ सड़क के दिखाऊं तो आपको नजर आएंगे कि जितने लोग सड़क के दूसरी तरफ भी बैठे हुए हैं बिना मास्क के हैं,
और ऐसा लगता है जैसे इम्यूनिटी जो है, जो वैक्सीनेशन का सबसे पहला असर ही सदर बाजार हो गया कि यहाँ किसी को कोरोना नहीं होगा। ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ कामगार हैं, जिनको लॉकडाउन से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, जिनके काम धंधे पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, और ये उनका हाल है जहाँ पर बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की तो तस्वीरों की अगर बात करें तो वो तो बाजार खुलने के बाद ज्यादा क्लियरली नजर आती है, लेकिन बिल्कुल बाहर ही बाजार के हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लापरवाही हो रही है। ठीक है, आप रहिए जरा सा। देखिए, पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट की जरा अब आपको दो तस्वीरें दिखा दें। पहली तस्वीर बाजार में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ की है और दूसरी तस्वीर बाजार में लोगों की भीड़ की वजह से बंद हुए बाजार की है। अब शटर गिरे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं। चंदन जजवाड़े हमारे साथ हैं और वो लक्ष्मी नगर मार्केट में ही मौजूद हैं, जिन्हें 5 जुलाई तक जिस मार्केट को बंद कर दिया गया है। चंदन, जरा वहां पर अब तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि कल जब आप जुड़े थे तो भी हमने देखा कि जो व्यापारी हैं वो वहां जुट रहे हैं भारी संख्या में और बिना मास्क के, यानी अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल अर्पिता, मुंबई हो या दिल्ली हो, जिन शहरों से हमारे सहयोगियों ने तस्वीर दिखाई है उसका नतीजा क्या हो सकता है वो लक्ष्मी नगर में आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी नगर के मार्केट को अभी तक बंद रखा गया है। प्रशासन ने सीधे तौर पर 5 जुलाई तक इस मार्केट को 10 बजे रात तक भीड़ की वजह से बंद कर दिया है, क्योंकि लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों का पालन नहीं किया है। इसलिए जिन मार्केट से भी तस्वीरें आ रही जहां लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये तस्वीर है कि अगर उन लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो उन मार्केट्स को भी बंद किया जा सकता है, यानी लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती है। स्थानीय लोग एक बात जरूर कहते हैं कि इससे जो लोग रोजाना कमाते हैं उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन जिनको इस बात से शिकायत है उनको पहले ये सोचना था कि कोविड में जो प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसलिए दुकानें बंद की गई हैं और मार्केट अभी भी पूरी तरह से बंद है। 5 जुलाई तक इसे बंद रखने का आदेश दिया गया है। देखना होगा कि उसके बाद सरकार की तरफ से क्या फैसला किया जाता है। ठीक रहिए जरा सा। देखिए, कोरोना काल में ये केवल हम दिल्ली और मुंबई की तस्वीरें आपको नहीं दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की भी दिखा रहे हैं। जयपुर के बस अड्डे से हैरान करने वाली तस्वीरें आई, टीवी स्क्रीन पर हैं ये तस्वीरें। देश में अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जयपुर में बस अड्डे पर लोग बिना मास्क के घूमते दिख रहे हैं। बस अड्डे पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी बेपरवाह दिखाई दिए। ये लोग इस तरह घूम रहे हैं जैसे देश में कोरोना जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, लेकिन इन लोगों की यही लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर ला सकती है। भवानी हमारे साथ मौजूद है। भवानी, हमने देखा कि बस अड्डे पर भी लोग भारी तादाद में जुट रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल जाइए, यहां जहां 2-2 मास्क लगाने की बात चल रही है, लोग एक मास्क भी नहीं लगा पा रहे हैं। जरा अभी क्या हालात हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। देखिए, हम तस्वीर के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बस अड्डे पर हमारे यहाँ आने के बाद में, अब जब कैमरा हुआ तब उसके बाद में लोगों ने मास्क लगाना कुछ शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद भी बिना मास्क रहेंगे। कुछ लोग कोशिश, जब कैमरा देख रहे हैं तब जैसे भाई साहब ने ऊपर किया, कैमरा देखा, और आप देखिए कि अभी भी भाई साहब मास्क नहीं लगाया। आप बताइए भाई साहब, इधर आइए, मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे नहीं लगा रखा। और तो आप देखिए कि किस तरीके से लोग कितने लापरवाह हैं, इस बात को ध्यान नहीं। भैया, कोरोना चला गया? कोरोना चला गया? मास्क क्यों नहीं लगाया? ये देखिए कि ज्यादातर लोग हमें देख, भैया इधर आइए, मास्क क्यों नहीं लगाया आप? लगाया हुआ था। कहाँ पर? ये तो नीचे ऐसे कहाँ है? नीचे यहाँ पर ऐसे नहीं लगाते, पूरा लगाते हैं। कोरोना का डर है? देना क्यों नहीं है? ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, क्यों? अब इसका सवाल जवाब तो उनसे पूछो ना जो लगा नहीं रहे हैं। तो आप तस्वीर देखिए कि इनके भाई साहब को देखिए कि ये मास्क, ये देखिए कि आप किस तरीके से, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो सरकार यही नौकरी कर रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं पूरा? ये तो आप रोडवेज भी नौकरी कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं ना सब थोड़ी। आप कंडक्टर हैं? हाँ जी। अगर आप कंडक्टर हैं, आप नियमों की पालना नहीं कर रहे तो सवारियों से कैसे करवाएंगे? लग तो रहा है, लेकिन वो थोड़ा आवाज देने के लिए थोड़ा होगा। आवाज से नीचे आ जाता मास्क। कम हो गया कोरोना? हाँ, कोरोना कम हुआ। ये देखिए भाई साहब, इसको मास्क को पूरा लगाते हैं, ये नीचे से क्यों नहीं बांध रखा है जी, बांध रखा है, ये खुल गया, बांध रखा है। तो ये देखिए कि तस्वीरें अपने आप में बताती है कि लोग कितने जागरूक है। बुकिंग विंडो की देखिए, भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगा रखा? 5 का खुला तो नहीं है। तक लगाते हैं मास्क। देखिए कि ये ज्यादातर को देखा जा रहा है कि मास्क है, लेकिन आधा नाक के नीचे। हमने मास्क ये देखिए, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं किस तरीके से। भैया, मास्क कहाँ है?
क्यों नहीं लगाया? अभी मैं खा रहा था, क्या खा रहे थे? बिस्किट खा रहा था। लगाना चाहिए। बिस्किट खा रहा था तभी खोला था। अच्छा, कोरोना अभी खतरा है या नहीं है? बिल्कुल है। खतरा लग रहा है आपको? डबल मास्क लगाना चाहिए। सरकार का प्रोटोकॉल क्या है? ठीक है, एक है वो भी कपड़े का मास्क है। जनक, यही आप देखिए कि वो भी लापरवाही नहीं लगा इन्हें पा रहे। समझना पड़ेगा कि इन्हीं के लिए भारी है। फिर से लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ सकती है, मजबूर नहीं करना चाहिए और हमें मास्क लगाना चाहिए, यही समझाने की कोशिश बार बार हो रही है। मुंबई की एक मार्केट की तस्वीरें भी जरा दिखा दें, आप सब रहिए जरा साथ। वहां पर खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ बाजार में उमड़ती दिख रही है। बाजार में भीड़ की वजह से पैर तक रखने की जगह नहीं दिख रही। तस्वीरें देखिए जरा। बाजार में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। इस दौरान सैकड़ों लोग न सिर्फ कोरोना नियमों की अनदेखी करते नजर आए, बल्कि कई लोग बिना मास्क के ही घूमते दिख रहे हैं। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी। अब जरा भोपाल चल लेते हैं। मनोज जुड़ चुके हैं वहां से। मनोज, जरा भोपाल की भी तस्वीरें दिखा दीजिए। वहां पर जागरूकता है कि लापरवाही दिख रही है? हम तस्वीर आपको दिखाते हैं जो आपको देखने में पहले तो बहुत अच्छी लगेगी। ये दीक्षा है, ये भारती है, ये दोनों कॉलेज में पढ़ती हैं और अभी बड़े मन से ये कॉलेज इसलिए जा रही थी क्योंकि आज इनका वैक्सीनेशन होना है। लेकिन दीक्षा भारती, आपको जो कुछ बोलना है सच बोलना और सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। अभी जब आप जा रहे थे हमारे पास आने के पहले, आपके चेहरे पे मास्क क्यों नहीं था? अभी गर्मी लग रही थी इसलिए 2 मिनट के लिए निकाल दिया था। नहीं, मैं तो आपको लगातार दूर से सड़क से देख रहा था, आप लगातार बगैर मास्क के आ रही थी। हाँ ना, वहीं से निकाला था हमने। वो स्टार्टिंग हुई थी ना रोड की, वहीं से निकाल दिया था हमने। ये तो भारती की दीक्षा के पास क्या बहाना है? निकाला था मैंने भी, गर्मी लग रही थी इसलिए। तो कोरोना चला गया? नहीं। अब हमारे दर्शक बहुत सारे लोग, पूरा भारत आपको दिख रहा है। आपको लगता है ये आपकी गलती है कि इस तरह सार्वजनिक स्थान पर आपको भले ही गर्मी लग रही थी, आपको मास्क निकालना चाहिए? नहीं निकालना। आगे से निकालेंगे आप? नहीं। अब आपको वैक्सीनेशन होने वाला है, हम आपको वैक्सीनेशन की बधाई देते हैं। आप जाइए वैक्सीन कराइए, लेकिन हमेशा मास्क पहनिए। घर से बाहर निकले हैं तो मास्क पहनिए। देखिए, बाजार में लगातार मैं आपको नज़ारा दिखाऊंगा कि लोग, जैसे कहते हैं ना कि कोरोना आया जैसे कोरोना चला गया, कि लोग मास्क भी लगाते हैं। तो एक जिसे कहें कि देखिए आप मास्क लगाए चेहरे पर, लेकिन सिर्फ एक लटका हुआ मास्क। ये दुकानदार को देखिए, आप दुकानदार को देखिए कि दुकानदार में बैठे हुए हैं, उनके चेहरे पे कोई मास्क नहीं है। और जब आप बात करोगे तो फटाफट मास्क निकलेगा, वो मास्क को लगाने का काम शुरू होगा। बस यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है। ये आपको कैमरे के लिए आप मास्क पहनोगे कि अपनी सेहत के लिए मास्क पहनोगे? सेहत के लिए। सेहत के लिए। लेकिन अभी तो लग रहा है कैमरे के लिए पहना आपने। गलती है सर, वो क्या है, हमारा मास्क दम घुसता है थोड़ा थोड़ा। अभी तो कपड़े का मास्क है, इसमें तो N95 में तो हम आपका ये बहाना मान भी जाते। देखिए, ये मतलब लगातार लोगों की यही तकलीफ है कि कोरोना हर बार होता है, पहली बार मनोज, जरा आप रहिए साथ। सदर बाजार का रुख कर लेते। प्रियंका कांडपाल वहां पर हैं। प्रियंका, लोगों से जरा पूछिए, क्योंकि दिल्ली की ही एक तस्वीर हमने वो देखी जब लक्ष्मी नगर में भारी संख्या पे लोग पहुंच रहे थे और उस मार्केट को बंद करना पड़ा। सदर बाजार में जो लोग हैं और जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, क्या इस बात का डर है उनको? चलिए, कोरोना का डर नहीं है, लेकिन इस बात का तो डर है ना कि मार्केट बंद हो गया तो फिर से रोजी रोटी पर बनाएगी। पूछिए जरा। जी बिल्कुल। सदर बाजार की, क्योंकि मैं आपको शुरुआत से तस्वीरें दिखा रही हूँ, तो जो लोग, चाचा ये बताओ, कल लक्ष्मी नगर मार्केट बंद कर दी है क्योंकि लोगों ने भीड़ रखी हुई थी। और ये तो इसका डर है लोगों में कि नहीं है? नहीं है जी, इसका डर नहीं है। अच्छा, आपने बात करते करते गमछा क्यों हटा दिया? नहीं, मैं सीधा कर रहा हूँ गमछे को। हाँ, तो आपको लगता है कि इसका डर है लोगों में कि नहीं है? डर है। डर है। डर। लेकिन लोग मास्क वास्क पहने तो नहीं दिख रहे हैं। नहीं, बहुत सभी लोग पहन रहे हैं। 100-200 में 1-2 ना पहने, वो अलग बात। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कल जिस तरीके से लक्ष्मी नगर मार्केट बंद हुई है, और अगर ऐसे ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं पालन किया लोगों ने, तो ये मार्केट भी बंद हो जाएगी, तो वो बेहतर है कि मास्क पहनना बेहतर है? नहीं, मास्क पहनना बेहतर है मैम, मास्क जरूरी है। आप यहीं काम करते हैं? हाँ जी, यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी आपने देखा कितने सारे लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, तो डर किस चीज़? कोरोना का भी नहीं है, अपने रोजगार का भी नहीं है, लॉकडाउन का भी नहीं है। हाँ, ऐसे यही है कि लोग मास्क बहुत कम पहन रहे हैं। हाँ, तो आपने भी सही नहीं पहना हुआ। वैसे मास्क को ऊपर थोड़ा कर लीजिए आप।
तो ये मैं यही लगातार बात कर रही हूँ अर्पिता कि ये वो लोग हैं जिनका काम सबसे ज्यादा असर जिन पर पड़ता है अगर लॉकडाउन हो जाए। कामगार हैं, रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं। ठीक है प्रियंका, मैं आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की खबर है कि पार्सल ब्लास्ट की जांच कर रहे एजेंसियों को शक है कि जिस बोतल में केमिकल के जरिए धमाका किया गया उसमें सेंसर लगा था। इसके अलावा इस धमाके में सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि सिंथेटिक कपड़ा जल्दी आग पकड़ता है। तो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, संदिग्धों की तलाश हो रही है और अब जो खबर सामने आ रही है कि पार्सल ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियों को अब ये शक हो रहा है कि जिस बोतल में केमिकल के जरिए धमाका किया गया उसमें सेंसर लगा था। इसके अलावा इस धमाके में सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल किया गया क्योंकि सिंथेटिक कपड़ा जो है वो जल्दी आग पकड़ता है। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें कुछ संदिग्ध भी नजर आ रहे हैं और जांच एजेंसियां लगातार इसमें जुटी हुई हैं। पूछताछ का सिलसिला भी चल रहा है और पूछताछ के बाद जो खबरें आ रही हैं, जांच में जो निकलकर सामने आ रहा है, अब ये शक जांच एजेंसियों को है कि जिस बोतल में केमिकल के जरिए धमाका किया गया उसमें सेंसर लगा था और सिंथेटिक कपड़े का इसमें इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये जो कपड़ा होता है वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है और इसीलिए इस कपड़े का इस्तेमाल इस केमिकल के साथ इस बोतल में किया गया। तो बोतल में केमिकल के जरिए धमाका हुआ और उसमें सेंसर भी लगा। फिलहाल शक इस बात का एजेंसियों को हो रहा है और उसी के मद्देनजर फिलहाल जांच भी आगे बढ़ रही है। चंद्रमोहन कुमार जिनकी ये खबर है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, जरा बताइए कि अब जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और क्या शक अब जांच एजेंसियों को हो रहा है? बिल्कुल, देखिए जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है परत दर परत खुलासे हो रहे हैं और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक साफ तौर पर जांच एजेंसियां ये कह रही हैं कि हो सकता है कि इस ब्लास्ट के जरिए बर्निंग ट्रेन बनाने का शक जो है वो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को जा रहा है आतंकियों के ऊपर और माना जा रहा है कि जो बोतल जिसमें ब्लास्ट हुआ था उसमें सेंसर लगे होने का शक है क्योंकि बंडल में सेंसर और बोतल लगा के उसको रखा गया था पार्सल के डब्बे में और जैसे ही ट्रेन तेज रफ्तार में आगे बढ़ती उसके बाद उसमें सेंसर के सेंस होने के बाद धमाका हो जाता और पूरी ट्रेन जो है वो बर्निंग ट्रेन में तब्दील हो जाती। जांच एजेंसियों को शक है कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी इसके ज़रिए जान माल की क्षति पहुंचाना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं मिसमैनेज आतंकियों के ज़रिए हुआ है और यही वजह है कि यह धमाका नहीं हो पाया। ट्रेन चलते वक्त में और जैसे ही स्टेशन पर इस बंडल को उतारकर और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रखा गया तभी यह धमाका हो गया। जाहिर सी बात है अगर सेंसर नहीं रहता तो हो सकता था कि यह धमाका नहीं होता। ऐसे में जांच एजेंसियां अब पूरे मामले को खंगाल रही है और जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ में कई अहम आगे भी खुलासे हो सकते हैं। तो शक है कि इस बोतल में जो है वो सेंसर लगा हुआ था और उसके जरिए पूरे ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाने का शक है। ठीक है चंद्रमोहन, जरा आप रहिए साथ। जांच एजेंसियां अभी हर पहलू को बड़ी ही बारीकी से खंगाल रहे हैं कि किस तरीके की दरअसल इनकी प्लानिंग थी और वो प्लानिंग को कैसे अंजाम देना चाह रहे थे और इसमें किसके किसके संलिप्त होने की जानकारी है उस पर भी अभी देखिए जांच चल रही है। संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। शक जो अभी फिलहाल जताया जा रहा है कि एक बोतल जिसमें केमिकल था उसमें सेंसर भी लगा हुआ था और सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल किया गया। ये कपड़ा जो है वो आग बहुत जल्दी पकड़ता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया है। वहीं एनआईए ने इस मामले में लश्कर से जुड़े 2 आतंकियों को हैदराबाद से गिरफ्तार किया जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में 2 आतंकी एक कार से सामान उतारते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये उसी कार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 आतंकी जो हैं वो एक कार से सामान उतारते दिख रहे हैं। डिग्गी बकायदा खोला उन्होंने। ये सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल इसी के बिहाफ पर 2 आतंकी जो इसमें दिख रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जनक के पास अपडेट है, उनका रुख कर लेते हैं। जनक। जी अर्पिता। जनक, अगर आवाज आप तक आ रही हो तो जरा बताइए जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है इसमें ये कौन है जो 2 आतंकी दिख रहे हैं, इनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई क्या? बिल्कुल अर्पिता, देखिए जो हम खबर कल चलाए थे वो वही 2 आरोपी हैं जो वहाँ पर सिकंदराबाद में पकड़े गए थे और सिकंदराबाद में CISL हैदराबाद ने इस पर काम कर रहा था और उसमें जो इमरान और नासिर ये 2 व्यक्ति हैं जो वहाँ पर ये कंसाइनमेंट छोड़ने आए थे
नाम ऊपर जिसको व्यक्ति का नाम था वो ऐसे ही नाम लिखा था, सुफियान करके नाम, लेकिन ऐसी कोई आइडेंटिटी है या नहीं उसकी अभी जांच हो रही है। एनआईए भी कर रही है, यूपी एटीएस भी कर रही है और बिहार एटीएस भी कर रही है। लेकिन जो फॉर्मेशन था, जो बम बना के जो पार्सल में रखा गया तो वो केमिकल फॉर्मेशन में था। तो जिसके जो बताया जा रहा है, जो एजेंसियां दावा कर रही है कि जो नासिर नाम का जो आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी कल की गई है, वो लगातार आईएसआई के जो आका हैं उनके साथ संपर्क में थे, वहाँ के जो हैंडलर्स हैं उनके साथ संपर्क में थे, जिसमें इकबाल और आसिफ नाम के जो 2 व्यक्ति हैं, जो उनका ओरिजिनल जो अभी कराची में है लेकिन जिनका ओरिजिन भी यूपी है, उनसे लगातार संपर्क में था। नासिर उनसे बम बनाने की प्रैक्टिस सीखा था। तो उसके बाद जब नासिर ने ये जो फॉर्मेशन बनाया वो ठीक से नहीं बैठा। दरअसल ये चालू ट्रेन में, जिस तरीके से चंद्रमोहन बता रहे थे, चालू ट्रेन में धमाका करने की प्लानिंग थी, लेकिन जो फॉर्मेशन करना था वो ठीक नहीं बैठा और इसी के चलते काजीपेट से पहले ये धमाका, सिकंदराबाद से जब ट्रेन चलती है दरभंगा के लिए तो काजीपेट से पहले इसको धमाका करना था, ये प्लानिंग था। लेकिन जो फॉर्मेशन था एमोनियम नाइट्रेट के साथ केमिकल का, वो ठीक से नहीं बैठा और इसी के चलते दरभंगा तक चला गया और दरभंगा जंक्शन पर ये जाकर फटा। तो ये कहीं ना कहीं प्लानिंग में उनका गड़बड़ हुई, क्योंकि नौसिखिया के तौर पे नासिर ने ये प्लान किया था। हालांकि जब उसकी जानकारी एनआईए और सीआईएसएल तेलंगाना को लगी तब जाके एनआईए ने उस घर पर छापेमारी की। वो सीसीटीवी के बाद में आइडेंटिफिकेशन हुआ दोनों का, और इमरान जो कि हैदराबाद से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था, फ्लाइट पकड़ ही रहा था, उससे पहले ही एनआईए ने छापेमारी करके उनकी गिरफ्तारी की है। ठीक है, बिहार के दरभंगा में रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से उसका रुख। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की खबर है कि 17 जून को हुए इस धमाके में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ सामने आया है। एनआईए के मुताबिक एक दिन पहले हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्धों इमरान मलिक और नासिर लश्कर से जुड़े हैं। आरोप ये कि इन्हीं दोनों संदिग्धों ने पार्सल आईईडी तैयार कर ट्रेन में रखा था। दोनों संदिग्धों की चलती ट्रेन में धमाके के जरिए आग लगाकर ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की साजिश थी। एनआईए के मुताबिक नासिर 2012 में पाकिस्तान गया था और उसने लश्कर के आतंकी इकबाल खान और आसिफ खान से बम बनाने की ट्रेनिंग ली। ये दोनों संदिग्ध यूपी के शामली के रहने वाले हैं। चंद्रमोहन, तो ये 2 संदिग्ध, क्या यही 2 केवल शामिल थे इस पूरी घटना को, ये अंजाम देना चाह रहे थे, या इसके तार कहीं और भी जुड़े हो सकते हैं अभी? बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 18 इंडिया जिस दिन धमाका हुआ था उसके बाद ही यह बताया था कि किस तरह से यह पूरा मामला जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, और अब एनआईए ने भी यह जाहिर कर दिया है कि इसमें लश्कर का हाथ है। मतलब साफ तौर पर कि इसका ऑपरेशन कहीं और से चल रहा था, लेकिन ये 2 मोहरे जो हैं वो सामने आए हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन जो पार्सल आया था उस पर जो नंबर था और उस नंबर के जरिए जब जीआरपी की टीम और बिहार एटीएस की टीम आगे बढ़ी तो उसी समय यह बातें सामने आई थी कि इस नंबर से लगातार पाकिस्तान में बात हुई है और यह पूरा मामला आईएसआई से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। और तभी जांच एजेंसियां जो हैं वो धीरे धीरे जांच आगे बढ़ाई और शामली से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उत्तर प्रदेश के जो कायराना के रहने वाले हैं, और जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ में कई अहम सुराग एनआईए को मिली है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई और आगे अहम खुलासे हो सकते हैं। लेकिन एनआईए की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो जिन 2 शख्स की गिरफ्तारी हुई है इनका जो है साठगांठ और इनकी मिली भगत जो है वो लश्कर से है। मतलब साफ तौर पर है कि एक बड़े धमाके की साजिश रची गई थी और ज्यादा से ज्यादा जान माल की क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी। लेकिन यह ब्लास्ट जो है वो ट्रेन में नहीं हो पाया। शायद यही वजह है कि ना तो कोई क्षति हुई और ना ही ठीक है चंद्रमोहन, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। न्यूज़ 18 की वेबसाइट ने आजतक.com को पछाड़ा।